देखो, मैं तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बता रहा कि तुम यकीन करो। मैं खुद यकीन नहीं करना चाहता। पर वो जो हुआ, वो हुआ। और उसे भूलना, भाई उसे भूलना मेरे बस की बात नहीं। मेरा नाम रजन सिंह नेगी है। उम्र उस वक्त 28 साल थी। ट्रक चलाता था, मां भगवती ट्रांसपोर्ट के लिए। देहरादून से लेकर जोशीगंज तक का रूट था मेरा। पहाड़ी रास्ते, रात के सफर, घुमावदार सड़कें, ये सब मेरे लिए आम बात थी। मैं डरने वाला बंदा नहीं था, कभी नहीं था। पर उस रात के बाद मैं कुछ और हो गया। वो नवंबर का आखिरी हफ्ता था। साल याद नहीं करना चाहता। बस इतना जानो कि उस रात ऊपर आसमान में एक भी तारा नहीं था। मैंने पहले कभी ऐसा आसमान नहीं देखा था। जैसे किसी ने काला कपड़ा उड़ा दिया हो पूरी दुनिया पर। ट्रक में माल था, सीमेंट के बैग और कुछ लोहे की छड़ें। जोशीगंज के एक ठेकेदार को पहुंचानी थी। मुझे नरकासुर पहाड़ वाला रास्ता लेना था, वही जो कालवान घाटी से होकर जाता है। लोग कहते थे कि ये रास्ता छोटा है, पर रात को इस रास्ते से बचना चाहिए। मैं मूर्ख था। रात के करीब 10 बजे मैंने ट्रक स्टार्ट किया। सर्दी थी, हड्डियों तक उतरती हुई। मैंने जैकेट ऊपर से कसी, पास में थर्मस में चाय थी और एक पुराना गाना लगाया रेडियो पर। सब कुछ नॉर्मल था। नरकासुर पहाड़ का रास्ता शुरू होने से पहले एक जगह है, भूतखंडा मोड़। हाँ, नाम से ही समझ आता है। पर भाई, पहाड़ों में तो हर दूसरी जगह का नाम कुछ ऐसा ही होता है। मैंने ध्यान नहीं दिया। मोड़ के बाद रास्ता अंधेरे में डूब गया। ट्रक की हेडलाइट्स सिर्फ 25-30 मीटर तक रोशनी दे रही थीं, बाकी सब काला। बाईं तरफ खाई थी, गहरी, बेहद गहरी। दाहिनी तरफ पहाड़ की दीवार और सड़क इतनी संकरी कि दो गाड़ियां एक साथ नहीं निकल सकती थीं। करीब 15 किलोमीटर अंदर आ चुका था जब ट्रक ने एक अजीब आवाज की, खड़ खड़ खड़, इंजन से। फिर एक और, फिर इंजन बंद, बिल्कुल बंद। बीच सड़क पर रात के 11 बजे नरकासुर पहाड़ की कालवन घाटी में मेरा ट्रक खड़ा हो गया। पहले मैंने सोचा इंजन गर्म हो गया होगा या कोई वायर ढीली हो गई। मैं ट्रक से उतरा, बोनट खोला, टॉर्च जलाई। सब कुछ ठीक दिख रहा था। कोई लीकेज नहीं, कोई जली हुई वायर नहीं। पर इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था, बिल्कुल नहीं। मैंने फोन निकाला, नो सिग्नल, बिल्कुल कोई नेटवर्क नहीं। घाटी में नेटवर्क कमजोर होता है, ये मैं जानता था, पर पूरी तरह गायब, ये पहले कभी नहीं हुआ था। मैं वापस ट्रक में बैठ गया, दरवाजा बंद किया। सोचा किसी दूसरे ट्रक का इंतजार करूं, जो आए तो उससे मदद मांगू। पर घंटे भर में एक भी गाड़ी नहीं गुजरी, एक भी नहीं। रात 12 बजे के करीब, ठीक जब मैं झपकी लेने लगा, मुझे रोशनी दिखी। आगे, मोड़ के उस पार, एक चलवा की रोशनी। चलवा यानी एक छोटी सी ढाबानुमा दुकान। पहाड़ी इलाकों में रात को ट्रक ड्राइवरों के लिए चाय खाने की जगह। पर उस घाटी में चलवा, मुझे नहीं पता था कोई है। पर रोशनी तो थी, पीली धीमी रोशनी। और धुआं, चाय बन रही होगी शायद। मैं उतरा और चलने लगा उस तरफ, ट्रक को लॉक करके। ठंड में सांस की भाप निकल रही थी। पत्ते नहीं थे पेड़ों पर, नवंबर था। बस काली टहनियां आसमान की तरफ उठी हुई, जैसे हड्डियां। मोड़ के बाद जो दिखा, वो एक छोटी सी दुकान थी, लकड़ी की, टिन की छत। एक बल्ब लटक रहा था बाहर, पुराना, टिमटिमाता हुआ। दरवाजे पर भुवन दा चलवा लिखा था, हाथ से, पेंट से। अंदर एक आदमी था, बूढ़ा, 60-65 का, सफेद बाल, झुकी पीठ, लकड़ी के चूल्हे पर कुछ पका रहा था। उसने मुझे देखा तो ऐसे मुड़ा जैसे उसे पहले से पता था कि मैं आऊंगा। आजा, बैठ, ठंड बहुत है आज। उसकी आवाज में कुछ अजीब था, बहुत शांत, जैसे पत्थर पर पानी बह रहा हो। मैंने कहा, भाई साहब, मेरा ट्रक खराब हो गया है आगे। कोई मैकेनिक है यहाँ? उसने हंसते हुए कहा, यहाँ कालवान में रात को नहीं है। फिर रुका, सुबह तक रुकना पड़ेगा। ठीक है, मैं बैठ गया। चाय आई, काली चाय, अदरक वाली, बहुत गर्म। मैंने पिया। चलवे में मैं अकेला था, बूढ़े के अलावा कोई नहीं। मैंने पूछा,
आप यहां अकेले रहते हो? नहीं, बस इतना कहा उसने। मैंने इंतजार किया कि वो आगे कुछ बोले, पर वो चुप रहा। रात के ठीक 1 बजे दरवाजा खुला। हवा का झोंका आया, बर्फीला, तेज। दरवाजा खुद ब खुद खुला था, कोई बाहर नहीं था। बूढ़े ने उठकर दरवाजा बंद किया, जैसे ये रोज होता हो। हवा है, उसने कहा, पर उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी रहीं, 1 सेकंड ज्यादा। आधे घंटे बाद एक और ट्रक आया। उससे एक आदमी उतरा, लंबा, काली दाढ़ी, नीली जैकेट। उसका नाम था देवराज, रुद्रपुर से था। यार, तुम्हारा ट्रक देखा आगे? उसने कहा। क्या हुआ? मैंने सब बताया। वो भी बैठ गया। हम दोनों चाय पीने लगे। देवराज बात करने वाला आदमी था। जल्द ही उसने बताया कि वो भी पहले इस रास्ते से गुजरा है, पर रात को नहीं, दिन को। रात को क्यों नहीं? मैंने पूछा। उसने बूढ़े की तरफ देखा। बूढ़ा चुपचाप चूल्हे पर कुछ गर्म कर रहा था। देवराज ने मेरे कान के पास आकर धीरे से कहा, ये घाटी, इसके बारे में लोग कहते हैं कि यहां जो रात को रुकता है वो अगली सुबह याद नहीं कर पाता कि उसने क्या देखा। मतलब वो रुका कि कुछ लोग इस घाटी से निकलते ही नहीं। मैंने हंसकर कहा, यार, ये पहाड़ी अफवाहें हैं। देवराज ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया। रात के 2 बजे मुझे झपकी आ गई। चलवे में एक लकड़ी की चारपाई थी। बूढ़े ने कहा, सो जाओ। मैं लेट गया। देवराज भी कुर्सी पर सिर टेक कर सो गया। और बूढ़ा बूढ़ा जागता रहा, चूल्हे के सामने बैठकर। मेरी आंख खुली और पहली बात जो मैंने देखी वो ये था कि बाहर अभी भी अंधेरा था। ठीक है, मुझे लगा मैं थोड़ी ही देर सोया। मैंने फोन निकाला। रात 12:47। रुको, मैं 2 बजे के बाद सोया था, अब 12:47। ये कैसे? मैंने सोचा फोन की बैटरी गई होगी और वो रीसेट हो गया होगा, पर बैटरी फुल थी, 99%। देवराज सामने था, वैसे ही सो रहा था। बूढ़ा वैसे ही चूल्हे के सामने बैठा था। मैंने बूढ़े से पूछा, क्या टाइम हुआ है? बूढ़े ने दीवार पर लटकी घड़ी की तरफ इशारा किया। मैंने देखा, 12:47। और घड़ी चल रही थी, टिक टिक, पर सुई आगे नहीं बढ़ रही थी। मैं ध्यान से देखता रहा। 10 मिनट, 15 मिनट, घड़ी में समय नहीं बदला, पर टिक टिक की आवाज आ रही थी। रात 12:47 थे और रहने वाले थे। मैंने खुद को समझाया, पुरानी घड़ी है, अटकी होगी, फोन गड़बड़ हो गया होगा। मैं बाहर गया। बाहर वही ठंड, वही अंधेरा, ट्रक वहीं खड़ा था। आसमान में देखा, तारे भी नहीं थे, बिल्कुल काला। मैं वापस आया, देवराज को जगाने की कोशिश की। यार, उठ। देवराज ने आंखें खोली, देखा मुझे और कहा, आजा, बैठ, ठंड बहुत है आज। वही बात, वही स्वर, वही लहजा जो बूढ़े ने मुझसे पहली बार मिलने पर कहा था। मेरी रीढ़ में कुछ उतर गया। देवराज, मैंने धीरे से कहा, तुमने क्या कहा अभी? उसने मुझे ऐसे देखा जैसे वो मुझे पहली बार देख रहा हो। यार, तुम्हारा ट्रक देखा आगे, क्या हुआ? ये वही बात थी जो उसने पहली बार कही थी, शब्द दर शब्द, जैसे वो रिवाइंड हो गया हो। मैंने घबराकर बूढ़े की तरफ देखा। बूढ़ा चूल्हे पर चाय बना रहा था। उसने पीछे मुड़कर मुझे देखा। वही मुस्कुराहट, शांत। क्या हुआ? उसने कहा। क्या टाइम हुआ है? 12:47। मैंने जोर से कहा, नहीं हुआ, मैं 2 बजे के बाद सोया था और अब भी 12 बज रहे हैं। ये कैसे? बूढ़े ने आंखें उठाईं। पहली बार उसकी आंखों में कुछ बदला। एक पल के लिए, बस एक पल, उसकी आंखें वो जैसी गहरी हो गईं, बहुत गहरी। उनमें कुछ था, कोई चीज जो मुझे देख रही थी। मुझे नहीं, मेरे अंदर देख रही थी। फिर उसने सामान्य स्वर में कहा, चाय पियो,
रात लंबी है। मैं बाहर भागा। मैं ट्रक में बैठूंगा और वहां से निकलूंगा। इंजन स्टार्ट होगा या नहीं होगा देखूंगा, पर यहां नहीं रहूंगा। ट्रक के पास पहुंचा, चाबी डाली, इग्निशन। इंजन स्टार्ट हो गया बिना किसी दिक्कत के, जैसे कोई खराबी थी ही नहीं। मैंने गियर डाला, आगे बढ़ने लगा। रोशनी आगे दिखी, घाटी का मोड़ था। मैं तेजी से निकला। मोड़ के बाद वही रास्ता था। वही रास्ता, वही काली टहनियां, वही खाई। और 10 मिनट बाद वही मोड़। मैंने फिर मोड़ लिया और फिर वही रास्ता। तीसरी बार वही। मैं एक ही मोड़ पर घूम रहा था, बार बार। मैंने ट्रक रोका, बाहर निकला। सांस फूल रही थी, ठंड में हाथ कांप रहे थे। मोड़ की दीवार पर एक पत्थर था, बड़ा, काला। मैंने उस पर एक लकीर खींची अपनी चाबी से, फिर चला। मोड़ आया, पत्थर पर वही लकीर थी। मैं उसी जगह था। मैं ट्रक छोड़कर वापस चलवे की तरफ आया, पैदल, क्योंकि ट्रक से तो निकल नहीं सकता था। चलवा वैसा ही था, पीली रोशनी, धुआं। पर इस बार दरवाजे के पास कोई खड़ा था। एक लड़की, सफेद कपड़े। नहीं, ये फिल्मी वाला नहीं था। वो सच में सफेद कुर्ता पजामा पहने थी, जैसे कोई घर में पहनता है। पर उसमें खून के धब्बे थे, छोटे छोटे, सूखे हुए। उम्र 17-18 साल। चेहरा सामान्य, पर आंखें खुली थीं और वो ऊपर की तरफ देख रही थीं, आसमान की तरफ। मैंने पुकारा, सुनो। वो नहीं हिली। सुनो, ठीक हो? उसने सिर नीचे किया, धीरे धीरे, और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी काली थीं, पुतली नहीं, सफेदी नहीं, बस काला। मैं वहीं जम गया। वो बोली, और उसकी आवाज एक नहीं थी, जैसे एक साथ 3-4 लोग बोल रहे हों, पर आवाजें आपस में उलझी हुई। तुम वापस नहीं जा सकते। क्यों? मेरी आवाज निकली नहीं ठीक से। क्योंकि तुमने चाय पी। फिर वो मुड़ी और दीवार में घुस गई। दीवार में, जैसे दीवार थी ही नहीं। बिना आवाज के, बिना किसी झटके के। तुमने चाय पी, तुमने चाय पी। मेरा पेट मुड़ गया। वो चाय जो बूढ़े ने मुझे पिलाई थी। मैं अंदर गया। बूढ़ा वैसे ही था, देवराज वैसे ही सो रहा था। मैंने बूढ़े को पकड़ लिया, उसका कॉलर। वो लड़की कौन थी और मेरी चाय में क्या था? बूढ़े ने मेरी तरफ देखा, और इस बार उसकी आंखें वैसी थीं जैसी उस लड़की की, काली, पर सिर्फ एक पल के लिए। फिर वो वापस सामान्य हो गया। बैठो, उसने कहा। अब उसकी आवाज थकी हुई थी। मैंने छोड़ दिया उसे। भुवंदा, उसने खुद को नाम से पुकारा। मैं यहां बहुत सालों से हूं। कितने साल? उसने ऊपर देखा, जैसे याद करने की कोशिश कर रहा हो। मुझे याद नहीं, उसने बताया, धीरे धीरे, टूटे टूटे, कि ये घाटी खुद को दोहराती है हर रात, किसी के रुकने के बाद। जो यहां रुकता है वो एक लूप में फंस जाता है, उसी रात में, उसी वक्त पर। और बूढ़ा भुवन वो इस लूप का हिस्सा था, शायद सदियों से। वो लड़की कौन थी? बूढ़े ने कहा, मेरी बेटी थी, यहीं मरी, इस घाटी में। कैसे? एक रात बहुत साल पहले एक ट्रक आया था, तेज रफ्तार। उसने उसे टक्कर मारी, खाई में गिरी। सन्नाटा। और ट्रक ड्राइवर? मैंने पूछा। बूढ़े ने मेरी तरफ देखा। लंबे समय तक वो भी अटका है, ठंडा पसीना। कहां? इसी घाटी में, हमेशा के लिए। मैंने देवराज को जगाया, इस बार जोर से हिलाया। उसने आंखें खोली। यार उठो, हमें यहां से निकलना है। देवराज ने मुझे देखा। उसकी आंखें सामान्य थीं, नॉर्मल। क्या हुआ? उसने कहा।
कुछ गड़बड़ है यहां, आ मेरे साथ। वो उठा, हम दोनों बाहर निकले। देख, मैंने कहा, और मैंने उसे सब बताया, घड़ी का, मोड़ का, लड़की का। देवराज सुनता रहा। फिर उसने कहा, यार तुम बहुत थके हो, भूत वूत कुछ नहीं होता। भाई मेरी बात सुनो। रजन, उसने मेरा कंधा पकड़ा। मैं अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ता हूं, तुम भी आ जाओ। मोड़ के बाद लूप है, तुम वापस आ जाओगे। बकवास है। वो चला गया अपनी गाड़ी की तरफ। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो नहीं रुका। उसका ट्रक स्टार्ट हुआ, रोशनी चली मोड़ की तरफ। मैं इंतजार करता रहा। 1 मिनट, 5 मिनट, देवराज वापस नहीं आया। मैंने राहत की सांस ली, शायद वो निकल गया। फिर एक आवाज आई, दूर से, खाई की तरफ से। ट्रक के पलटने की आवाज, धातु का टूटना, कांच बिखरना, और फिर कुछ नहीं। मैं भागा उस तरफ, खाई के किनारे पर आया। नीचे देखा, अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पर एक चीज दिखी। खाई के किनारे पर, जमीन पर, एक नीली जैकेट, देवराज की जैकेट। और उसके नीचे कुछ नहीं था, कोई नहीं था। जैकेट ऐसे पड़ी थी जैसे उसके अंदर कोई था, पर था नहीं। देवराज गायब हो गया था, या वो था ही नहीं। तीसरा लूप, या कुछ और। मैं वापस चलवे में आया, बूढ़े से पूछा, देवराज के साथ क्या हुआ? बूढ़े ने जवाब नहीं दिया। उसकी जैकेट खाई के पास थी, वो कहां गया? वो कभी था ही नहीं, बूढ़े ने शांति से कहा। क्या मतलब? इस घाटी में जो भी रुकता है, उसे जो दिखता है, वो सब सच नहीं होता। कुछ चीजें घाटी दिखाती है। देवराज, वो तुम्हारा डर था। मेरा डर? मतलब? तुम अकेले थे, तुम्हारा दिमाग चाहता था कि कोई हो, तो घाटी ने दिखाया। और उसकी जैकेट, उसे भी तुमने देखा, सिर्फ तुमने। भाई, मुझे उस वक्त समझ नहीं आया कि मैं पागल हो रहा हूं या घाटी सच में ये सब कर रही है। पर एक बात थी, वो लड़की, वो मैंने साफ देखी थी, वो मेरा डर नहीं हो सकती थी। मैंने बूढ़े से पूछा, इस घाटी से निकलने का रास्ता क्या है? उसने कहा, एक रास्ता है, पर उसके लिए पहले समझना होगा कि घाटी क्या चाहती है। वो क्या चाहती है? सच। कौन सा सच? बूढ़े ने कहा, जो तुमने छुपाया है अपने से। ये सुनकर मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि मुझे पता था वो किस बारे में बात कर रहा है। 3 महीने पहले उसी रूट पर मैं तेज गाड़ी चला रहा था। रात थी, एक बाइक वाला था, बुजुर्ग। मेरा ट्रक उसके पास से निकला और उसकी बाइक खाई की तरफ चली गई। मैंने रोका नहीं था, मैं डर गया था और मैं आगे चला गया था। उस बुजुर्ग का क्या हुआ मुझे नहीं पता। मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे डर था कि पता चल जाएगा। और तब से मैं उस रात को भूलने की कोशिश कर रहा था। भाई, मैं तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो घाटी, उसने मुझे वो दिखाया जो मैं भूलना चाहता था। चलवे की दीवार पर एक परछाई उभरी, एक बुजुर्ग आदमी की, झुकी पीठ, हाथ में छड़ी। वो परछाई मेरी तरफ मुड़ी, पर वहां कोई आदमी नहीं था जो परछाई डाल रहा हो। परछाई दीवार पर चल रही थी, मेरी तरफ। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। परछाई मेरे पास आई और दीवार से बाहर निकलने लगी, 3 आयाम में आने लगी, जैसे वो परछाई नहीं, असल आदमी बन रहा हो। धीरे धीरे, पहले हाथ, फिर कंधा, फिर मैं चीखा और भागा। बाहर बाहर खड़ा था और सांस नहीं ले पा रहा था। घुटनों पर हाथ टेककर झुक गया। ठंडी हवा, अंधेरा, चलवे की पीली रोशनी। फिर मुझे खाई से आवाज आई, नीचे से, किसी के रोने की आवाज। पर ये रोना, ये इंसानी नहीं था। जैसे पानी के अंदर कोई रो रहा हो, या हवा किसी बेनाम दर्द में बदल गई हो। मैं खाई के किनारे गया। नहीं जाना चाहता था, पर पांव खुद चले गए। नीचे देखा, अंधेरे में बहुत नीचे एक रोशनी थी, छोटी सी,
जैसे कोई मोबाइल की टॉर्च जल रही हो, और उस रोशनी में एक हाथ दिखा, उठा हुआ। वो हाथ उठा था, मदद मांग रहा था। मेरा दिल बाहर आने लगा। कौन है? मैंने चीख कर पूछा। नीचे से जवाब आया, और वो जवाब, भाई उस जवाब ने मेरी दुनिया बदल दी। जवाब था मेरी अपनी आवाज। नीचे से मेरी आवाज आई, मदद करो। मैं 3 कदम पीछे हटा। घाटी मुझे दिखा रही थी, अगर मैंने उस बुजुर्ग को बचाने के लिए नहीं रुका था तो वो इसी हाल में था, खाई में मदद मांगता हुआ। और घाटी ने मुझे वो दृश्य मेरी ही आवाज में दिखाया ताकि मैं समझूं। मैं वहीं बैठ गया, जमीन पर, घुटने छाती से लगाकर। और मैंने जो 3 महीने से नहीं किया था, मैंने रोया, बच्चों की तरह, बिना आवाज के पहले, फिर आवाज के साथ। मुझे नहीं पता कितनी देर रोया, पर रोया। और रोते रोते मैंने कहा, जोर से, उस खाली घाटी में, मुझे माफ करो, मैं रुका नहीं था, मुझे माफ करो। आवाज पहाड़ में गूंजी, और फिर चुप्पी। मैं उठा, आंखें पोंछी, चलवे की तरफ मुड़ा, और दरवाजा खुला था, वैसे ही जैसे पहले खुला था। हवा का झोंका, बर्फीला। पर इस बार बूढ़े ने दरवाजा बंद नहीं किया। वो दरवाजे के पास खड़ा था, और उसके पास वो लड़की। उसकी आंखें अब काली नहीं थीं, सामान्य थीं, भूरी। बूढ़े के चेहरे पर पहली बार कुछ था जो शांति से अलग था, कुछ जो थका हुआ था, जो राहत चाहता था। जाओ, उसने कहा। क्या? जाओ, घाटी ने सुन लिया। मैंने लड़की की तरफ देखा, उसने मुझे देखा, फिर मुस्कुराई। पर वो मुस्कुराहट, वो खुशी की नहीं थी, वो विदाई की थी। तुम्हारी बेटी है ये? मैंने बूढ़े से पूछा। थी। और तुम यहां कैसे फंसे हो? बूढ़े ने कहा। मैं उस रात नहीं था जब वो गिरी। मुझे लगा अगर मैं यहां होता तो शायद बचा लेता, तो मैं यहीं रुक गया, रुकता रहा। कितने साल? उसने कहा। जब से ये घाटी बनी है। मैं कुछ नहीं बोला, कोई शब्द नहीं था। बूढ़े ने कहा, तुम जाओ, पर एक काम करो। क्या? वो बुजुर्ग जिसे तुमने छोड़ा था, जाकर पता करो। अगर वो जिंदा है, मिलो उससे, माफी मांगो। और अगर नहीं है, वो रुका, उसके घर वालों से मिलो। मैंने सिर हिलाया। वादा करती हूं, वादा करता हूं। जो राहत चाहता था। जाओ, उसने कहा। क्या? जाओ, घाटी ने सुन लिया। मैंने लड़की की तरफ देखा, उसने मुझे देखा, फिर मुस्कुराई। पर वो मुस्कुराहट, वो खुशी की नहीं थी, वो विदाई की थी। तुम्हारी बेटी है ये? मैंने बूढ़े से पूछा। थी। और तुम यहां कैसे फंसे हो? बूढ़े ने कहा। मैं उस रात नहीं था जब वो गिरी। मुझे लगा अगर मैं यहां होता तो शायद बचा लेता, तो मैं यहीं रुक गया, रुकता रहा। कितने साल? उसने कहा। जब से ये घाटी बनी है। मैं कुछ नहीं बोला, कोई शब्द नहीं था। बूढ़े ने कहा, तुम जाओ, पर एक काम करो। क्या? वो बुजुर्ग जिसे तुमने छोड़ा था, जाकर पता करो। अगर वो जिंदा है, मिलो उससे, माफी मांगो। और अगर नहीं है, वो रुका, उसके घर वालों से मिलो। मैंने सिर हिलाया। वादा करती हूं, वादा करता हूं। मैं ट्रक की तरफ चला, पीछे मुड़कर नहीं देखा। भाई, मैं जानता था अगर मुड़ा तो शायद फिर कभी नहीं निकल पाऊंगा। ट्रक में बैठा, चाबी डाली, इंजन स्टार्ट, गियर, गाड़ी चली। मोड़ आया, दिल रोक लिया। मोड़ के बाद एक सीधी सड़क। घाटी खत्म हो रही थी। दूर, बहुत दूर, क्षितिज पर थोड़ी सी रोशनी, सुबह की पहली किरण।
मैंने गाड़ी रोकी, बाहर निकला, पीछे मुड़कर देखा। कालवान घाटी। वहां मोड़ पर दो परछाई दिखी, एक बूढ़े की, एक जवान लड़की की। खड़ी थी, देख रही थी। फिर धीरे धीरे, जैसे भोर की रोशनी ने उन्हें छुआ, वो परछाई हल्की होती गई और गायब हो गई। मैं वहां खड़ा रहा जब तक सूरज पूरी तरह नहीं निकल आया। जोशीगंज में माल उतारा, ठेकेदार को देर की वजह बताई, झूठ बोला, इंजन खराब था। फिर उसी दिन शाम को एक थाने में गया। उस रूट पर उस रात जो हादसा हुआ था उसके बारे में पूछा। कहा कि मुझे कुछ पता है। पुलिस ने बताया, हां, 3 महीने पहले एक बुजुर्ग बाइक सवार सड़क से गिरे थे। नाम था दीनानाथ प्रसाद, उम्र 62 साल। वो बचे थे, बांह टूटी थी, पसलियां टूटी थीं, पर जिंदा थे। मैंने उनका पता लिया। अगले दिन उनके घर गया, लक्ष्मीपुर गांव। दरवाजा खटखटाया। एक बुजुर्ग ने दरवाजा खोला, झुकी पीठ, सफेद बाल। उन्होंने मुझे देखा, मैंने उन्हें देखा, और मैंने उनके दरवाजे पर माफी मांगी, सब कुछ सच बताया। वो चुप रहे देर तक। फिर उन्होंने कहा, आ जाओ अंदर, चाय पीते हैं। उस दिन जो चाय मैंने पी वो सबसे असली चाय थी, बिना किसी डर के। अब सुनो, ये कहानी का आखिरी हिस्सा है। 6 महीने बाद मेरा एक दोस्त था, सुरेंद्र पवार। उसने उसी रूट से माल पहुंचाने का काम लिया। मैंने मना किया, भाई रात को उस घाटी से मत जाना। उसने वही कहा जो देवराज ने कहा था, बकवास है। सुरेंद्र उस रात निकला। अगले दिन सुबह उसका फोन आया, यार मेरा ट्रक खराब हो गया था रात को, किसी चलवे में रुका था, बहुत अजीब बुढ़ा था वहां। मेरा दिल डूब गया। तूने चाय पी? हां, क्यों? और निकला कैसे? थोड़ी देर चुप रहा, फिर कहा, बस निकल गया, सुबह होने से पहले। कुछ दिखा तुझे? फिर बहुत लंबी चुप्पी। यार, उसने कहा, मुझे मेरी मां दिखी, जो 2 साल पहले गुजर गई थी। क्या बोली? उसकी आवाज कांप रही थी। बोली, माफ कर दे उसे, जो तेरे साथ हुआ उसे माफ कर। भाई, मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या दबाया था अंदर, पर उस रात सब निकल गया। कालवान घाटी किसी को डराती नहीं, वो सिर्फ सच दिखाती है, और सच सबसे बड़ा डर होता है। तो ये थी मेरी कहानी। तुम हंसो मत हंसो मुझे फर्क नहीं, पर मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा। आज भी जब भी मैं उस रूट से जाता हूं, कालवान घाटी के मोड़ पर पहुंचकर मेरी गाड़ी की रफ्तार कम हो जाती है, खुद ब खुद, जैसे गाड़ी जानती है। और उस मोड़ पर बस एक पल के लिए मुझे वो पीली रोशनी दिखती है, जलवे की। और जब मैं आगे बढ़ जाता हूं तो आईने में एक बार देखता हूं पीछे। भुवन दा होते हैं वहां, दरवाजे पर खड़े, हाथ हिलाते हुए। मैं भी हाथ हिलाता हूं और आगे बढ़ जाता हूं।